We are going to start our second book, that is the Indian Economic Development. This is the second part of our syllabus. In this, I am going to start our chapter number first, that is the Indian economy on the eve of independence. मतलब कि on the eve of independence, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडियन इकॉनमी कैसी थी, मतलब 1947 के टाइम पे उस टाइम पीरियड में इंडिया की इकॉनमी कैसी थी. नंबर फर्स्ट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल. कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थी ब्रिटिश रूल में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. इंडियन इकॉनमी में ब्रिटिश टाइम पे क्या कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसी थी. इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश रूल वाज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. इट इम्प्लाइड टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उस टाइम पे क्या था, कॉलोनीज बनाई जाती थी और उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है. एक्सप्लॉयट मतलब उन्हें ख़राब किया जाता था. जो अलग अलग कॉलोनीज थी, अलग अलग सेक्टर्स थे, उनके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इकॉनमी को ख़राब किया जाता था. नंबर फर्स्ट इन इट, दैट इज़ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह ख़राब किया जाता था. एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लॉयटेड थ्रू जिम्मेदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. कि उस टाइम पे जिम्मेदारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया. जिम्मेदारी जो है वो एक मीडिएटर, जिम्मेदार जो होते हैं वो एक मीडिएटर होते हैं जो कि किसानों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं. पर लिंक क्रिएट करने के साथ साथ ये काफ़ी हाई रेवेन्यू जो है अर्न भी करते थे उस टाइम पे. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ दिस सिस्टम लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर. लेकिन नीचे कुछ पॉइंट्स गिवन है जिसके थ्रू हमें पता लग जाएगा कि इंडियन एग्रीकल्चर को जो जिम्मेदार है वो कैसे एक्सप्लॉयट करते थे. जिम्मेदार्स वर डिक्लेयर्ड द ऑनर ऑफ द सॉइल. जिम्मेदार्स को जो ज़मीन है, जो सॉइल है, उसका ऑनर बना दिया गया था और उन्हें गवर्नमेंट को एक फ़िक्स्ड अमाउंट, रेवेन्यू का एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो पे करना होता था. और वो किसानों से जितना चाहे उतना, ट्रेलर्स होते किसानों से जितना चाहे उतना रेवेन्यू वो ले लेते थे. द ट्रेलर्स ऑफ दिस सॉइल, जो ट्रेलर्स हैं, जो एक्चुअल वहाँ पे काम करते किसान थे, उन्हें सिर्फ इतना ही मिल पाता था कि वो अपना गुजारा कर सके. उनके पास कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल पाता था कि मतलब जिससे वो अपनी जो एग्रीकल्चर है उसमें इन्वेस्ट कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके. दिस जिम्मेदार्स ऑन दी अदर हैंड, दूसरे साइड पे जिम्मेदार्स क्या थे, वो काफ़ी रेवेन्यू अर्न करते थे और जो भी रेवेन्यू उन्हें मिलता था, इनकम उन्हें मिलती थी, उससे वो अपनी लाइफ जो है वो लग्जरियस कर लेते थे. मतलब कि काफ़ी आराम से वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते थे. और एग्रीकल्चर में वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे जिससे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो सके. नेक्स्ट इज़ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने क्या किया था, इंडिया में जो इंडस्ट्री है वो मेन इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट्स की. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो कि हाथों द्वारा काम किया जाता था, जैसे कपड़े का काम हो गया. तो उस टाइम पे ये ब्रिटिश रूल से पहले जो हैंडीक्राफ्ट, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है, वो वर्ल्ड वाइड जो है डेवलप था. काफ़ी अच्छी उसकी रेपुटेशन थी. वर्ल्ड वाइड उसकी रेपुटेशन थी. काफ़ी उसकी वैरायटीज़ थी. क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी. पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया. कैसे डिस्ट्रॉय किया? फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट्स. जो भी वो बाहर सामान सेल करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके ऊपर हैवी ड्यूटी जो है, टैक्सेस जो है वो चार्ज करने शुरू कर दिए एक्सपोर्ट करने पे भी. और जो डोमेस्टिक डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द ड्यूटी फॉर इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट. और उन्होंने दूसरा काम क्या किया कि इंडियन मार्केट में जो हैंडीक्राफ्ट था, हाथ से बना हुआ सामान था, तो इसे ब्रिटिश गुड्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए मार्केट में, जो कि मशीन द्वारा बनाए जाते थे. और उन्हें मार्केट में जो है ड्यूटी फ्री लॉन्च किया गया. ड्यूटी फ्री मतलब इंपोर्ट करने पे उन्हें किसी भी तरह के टैक्सेस वगैरह नहीं पे करने पड़ते थे. और जिसकी वजह से वो सामान काफ़ी सस्ता होता था. और इंडियन मार्केट में उसे लॉन्च करने के बाद जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी डिमांड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. नेक्स्ट इज़ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे कि उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको किस तरह एक्सप्लॉयट किया. उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री जो है एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन दी ब्रिटेन. ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल नीड्स हैं, जो रॉ मटेरियल की नीड्स थी ब्रिटेन में, उसको फुलफिल करने के लिए इंडिया से जो सामान है, रॉ मटेरियल है, उसे भेजना शुरू कर दिया. वो भी ड्यूटी फ्री, की किसी भी तरह के उनसे चार्जेस नहीं लिए जाते थे. और वहाँ से जो बना हुआ सामान है उसे इंडिया में लाना वो भी ड्यूटी फ्री शुरू कर दिया. इससे क्या है कि इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेड है ब्रिटेन के साथ तो काफ़ी अच्छा हो गया, पर बाकी जो सभी कंट्रीज़ के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ख़राब हो गया.
नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या फीचर्स थे इंडियन इकॉनमी के जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस टाइम पे इंडियन फीचर्स क्या थे इंडियन इकॉनमी के। सबसे पहले है स्टेगनेंट इकॉनमी, गतिहीन इकॉनमी, ऐसी इकॉनमी जिसमें किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं है, जो बस जैसी चल रही है बस वैसी ही रहेगी। 1860 से 1925 तक उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर थी। उनकी पर कैपिटा इनकम जो है पर एनम सिर्फ इतनी ही इंक्रीज़ हो रही थी 0.5%, जो कि आगे चल के उससे भी डिक्रीज़ हो गई, वो हो गई 0.1% पर एनम। अब क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी शुरू से ही, तो बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो जो पॉपुलेशन है बहुत नियर अबाउट 70 to 80% पॉपुलेशन जो पॉवर्टी से नीचे रहती थी, गरीबी रेखा से नीचे रहती थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी काफ़ी लो था, कि मतलब कोई अच्छा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था, गरीब थे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी नीचे निम्न स्तर पे था। एपिडेमिक्स, महामारी, फेमिन्स, अकाल, इसकी वजह से जो डेवलपमेंट है और भी ज़्यादा स्लो होगी। नेक्स्ट इज़ द बैकवर्ड इकॉनमी। इंडिया की इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही बैकवर्ड थी, जिसकी वजह से उनकी पर कैपिटा इनकम जो है 1947-48 के टाइम पे ₹230 थी। एक पर्सन की जो इनकम एवरेज इनकम निकालते हैं तो वो सिर्फ ₹230 थी। द बल्क पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थी। विदाउट सफिशेंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उनके पास इतना भी अपना गुजारे के लिए उन्हें सफिशेंट फूड नहीं मिलता था, उनके पास क्लोथिंग अच्छी नहीं होती थी और ना ही उनके पास रहने के लिए घर वगैरह होते थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो भी तेज़ी से फैल रही थी। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हो गई थी, क्योंकि नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। जो इंडिया की सिर्फ 72% वर्किंग पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, पर जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में वो सिर्फ 50% थी। प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम थी, पर हेक्टेयर आउटपुट जो है वीट की वो थी उस टाइम थी 660 किलोग्राम, और राइस की थी वो 665 किलोग्राम्स ओनली। Next is the food grains production were barely enough for subsistence. In 1947, it was recorded to be just 527 lakh tons. जो उनकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी वो सिर्फ इतनी ही थी कि अपना गुजारा कर सके, ये उसे फर्दर सेल करे या उससे इनकम अर्न करे, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ वो अपने गुजारे के लिए ही प्रोड्यूस कर पाते थे। उस टाइम पे कितनी थी 527 लाख टन्स जो है उनकी प्रोडक्शन जो है रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि वो कितना बैकवर्ड था। देयर इज़ अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। कंट्री में पहले ही जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं या हैवी इंडस्ट्रीज़ है, जो कैपिटल इंडस्ट्रीज़ होती है, उसकी कमी थी। मशीन्स वगैरह जो यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं होती थी, प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो जिसे हम कह सकते हैं कि जैसा कैंडल्स की इंडस्ट्री हो गई है, जो जिसमें बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, उसे भी र्यून कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट द इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। क्योंकि अब कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो इंडियन इंडस्ट्री को ब्रिटेन पे डिपेंड होना पड़ता था इम्पोर्ट्स के लिए, ताकि वहाँ से मशीन्स वगैरह आएंगी या कैपिटल गुड्स आएंगे तो फर्दर वो काम करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ रैम्पेंट पॉवर्टी। जो पॉवर्टी है वो तेज़ी से बढ़ रही थी। बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वेयर मील्स अ डे। जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, इवन उन्हें 2 टाइम का खाना भी जो है अच्छे से नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की वजह से, जो बेरोज़गारी की हुई थी क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, डिस्ट्रक्ट कर दी गई थी, उसकी वजह से बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ज़्यादा डेवलप नहीं था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमारी बातचीत करने के साधन, ट्रांसपोर्टेशन, जनरेशन ऑफ पावर, एनर्जी, ये भी काफ़ी लो थे। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अच्छा सा डेवलप नहीं था। उस टाइम पे जो कैपेसिटी, पावर जनरेशन की कैपेसिटी थी, जो पावर जनरेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी थी वो सिर्फ 2100 मेगावाट थी। और जो मैक्सिमम जो लेंथ थी रेलवे लाइंस की वो थी 53,596 किलोमीटर, और जो पक्का रोड्स थे वो थे 155 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ओनली। मतलब कि उस टाइम पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई अच्छा डेवलप नहीं था। रोड्स भी बहुत थोड़ी थी, रेलवे लाइन्स भी बहुत कम थी, पावर जनरेशन भी उस टाइम पे बहुत कम थी।
हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। अब जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंड रहती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारा जो उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थी वो सारी ख़त्म तकरीबन करती थी। जो इंडियन मार्केट है वो सारी ख़त्म कर दी थी। तो इंडिया को मशीनरी के लिए, अदर इक्विपमेंट्स के लिए, प्रोडक्शन के जो अदर इक्विपमेंट्स हैं उन सब के लिए इम्पोर्ट पे डिपेंड करना पड़ता था, या कह लो कि दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करना पड़ता था, वहाँ से उन्हें मंगवाना पड़ता था। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अ कंट्री ऑल्सो डिपेंड ऑन हैवीली ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स फॉर द मोस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स। जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कहते हैं सोल्जर्स को जिनकी ज़रूरत पड़ती है इक्विपमेंट्स की, उसके लिए भी उन्हें उस पर डिपेंड करता था, फॉरेन ट्रेड पे डिपेंड, फॉरेन इम्पोर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ता था। बिसाइड सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक सेविंग मशीन, मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसाइकिल्स एटसेट्रा यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम द अब्रॉड। जो केरोसिन ऑयल है, कपड़े स्टिच करने वाली मशीन्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, बाइसाइकिल्स हो गए, इन सब के लिए भी इंडिया को बाहर दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ता था, वहाँ से ये सारा सामान मंगवाना पड़ता था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, उस टाइम पे जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत कम थी। लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो विलेजेस में रहते थे। ओनली 14% पीपल जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहते थे, और 86% लोग जो है वो रूरल एरियाज़ में रहते थे, और सभी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। और एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट इज़ अ सेमी फेडरल इकॉनमी। उस टाइम जगीरदारी वाली इकॉनमी थी। सेमी मतलब आधी जगीरदारी वाली इकॉनमी थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकॉनमी वाज नाइदर होली फेडरल और नॉर अ कैपिटलिस्ट इकॉनमी। ना तो वो फेडरल पूरी समय जगीरदारी वाली इकॉनमी थी, ना ही कैपिटलिस्ट इकॉनमी थी। ये एक मिक्स्ड इकॉनमी थी जिसमें दोनों तरह की दोनों के फीचर्स थे, फेडरल के भी और कैपिटलिस्ट के भी। इस तरह की इकॉनमी में जो प्रोडक्शन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी मिक्स से थे। वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी, और प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से, आउटपुट कम होने की वजह से जो सोसाइटी इकॉनमी है वो भी बैकवर्ड होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट इज़ अ कॉलोनियल इकॉनमी। हमने जैसे पहले ही बात किया है, जो इंडियन इकॉनमी थी वो कॉलोनियल इकॉनमी थी। इंडियन इकॉनमी वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कॉलोनी बन चुकी थी। इट इम्प्लाइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी फॉर बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिश इकॉनमी ऑनली। कि वो जो भी काम करते थे वो सिर्फ ब्रिटिश इकॉनमी की डेवलपमेंट करने के लिए करते थे। इंडियन इकॉनमी को उन्होंने बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बुरी तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया था। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स हाउ इंडियन इकॉनमी सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। कि नीचे जो पॉइंट्स गिवन है उससे हमें पता लगेगा कि ब्रिटिश रूलर्स ने कैसे इंडियन इकॉनमी को खत्म तहस कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया? हैवी टैक्सेस इम्पोज करके, कि आपने जो भी सामान है वो हैवी टैक्सेस के साथ उसे सेल करोगे, और टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडियंस जो है वो ब्रिटिश गुड्स को उन्होंने परचेज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडियन जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वो कॉस्टली हो गए, और ब्रिटिश गुड्स जो वो सस्ते हो गए, और लोगों ने सस्ते प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर दिया। इंडियन इकॉनमी वाज यूज्ड एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। इंडियन इकॉनमी को ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का एक सोर्स बना दिया गया। जो रॉ मटेरियल है वो ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री वहाँ पे भेजते थे, और जो इंडिया की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। जो एट्रोसिटीज़ वर कमिटेड ऑन द इंडियन आर्टिशंस। जो इंडियन आर्टिशंस थे, जो कलाकार थे यहाँ के, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, उन्हें बंद कर दें, और हैंडीक्राफ्ट को भी ख़त्म करने में इन्हीं का हाथ था। नेक्स्ट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम सेक्टर्स की बात करेंगे। पहले हमने बात की है कि इंडियन इकॉनमी के अलग अलग सेक्टर्स पे कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उनकी सिचुएशन कैसी थी। अब हम उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। Here the first point is low production and productivity। जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम थी। अब यहाँ पे हमें टेबुलर फॉर्म में बताया गया, जो वीट की प्रोडक्शन है 1947 में, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी, पर आजकल वो 3400 नियर अबाउट है। और राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो 665 किलोग्राम थी पर हेक्टेयर, और आजकल है 2665 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इन लाख टन्स थी। वीट की 64 थी, और राइस की 220 किलोग्राम थी, 220 लाख थी। और
आजकल उसकी वीट की जो प्रोडक्शन है वो 991 लाख टन है और राइस की जो है 1156 लाख टन है। तो ये हमें बता रहा है कि ये कितना डिफरेंस है, पहले प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी और आजकल इसकी कैपेसिटी में कितना डिफरेंस है। नियर अबाउट ये 6 to 7 टाइम्स जो है वो कम थी उस टाइम पे। नेक्स्ट इज़ अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। उस टाइम जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा थी। एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड करती थी। बारिश होगी तो ही जो फसलों को पानी दिया जाएगा, अदरवाइज़ फसलों को पानी नहीं दिया जाता था। सो जो उनकी डिपेंडेंस है वो रेनफॉल पे ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। सो अगर बारिश होगी तो काम होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो काम नहीं होगा। उस टाइम पे जैसा कि आजकल ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं और इरिगेशन के अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, वेल्स हो गए, कैनल्स हो गए, उस टाइम पे नहीं होते थे। सो जो अनसर्टेनिटी है, जो रेनफॉल होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम होते थे, तो उस वजह से लॉसेस के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते थे। नेक्स्ट इज़ अ डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो इसी पे डिपेंड, डोमिनेंस मतलब कि जो मेन उनका काम था कि अपने गुजारे के लिए बस कृषि करना, अब जो फार्मिंग है वो करना। फार्मिंग वाज टेकन मोस्टली एज अ मीन ऑफ सब्सिस्टेंस। जो फार्मिंग है उस टाइम पे सिर्फ अपने गुजारे के लिए ही की जाती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि जो भी हमने प्रोड्यूस करना है सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए करना है, और जो थोड़ा बहुत अगर कुछ बच जाए तो उसे मार्केट में सेल करके अपनी जो बाकी नीड्स हैं उसे पूरा कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द गल्फ बिटवीन ऑनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। ऑनर्स हो गए जो ज़मीन के मालिक होते हैं और टिलर्स हो गए जो वहाँ पे काम करते हैं, फार्मर्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ब्रिटिश टाइम पे agriculture during the British Raj was characterized by the gulf between owners and the tillers. While the owners shared the output, they hardly shared the cost of production. जो owners है वो पूरी के पूरी आउटपुट ले जाते थे और कभी बहुत ही मुश्किल से कुछ प्रोडक्शन के लिए कुछ देते थे। हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे जो भी कॉस्ट लग रही है वो कभी कभार ही या बहुत कम ही उन्हें देते थे। They were merely interested in maximizing their rental income in term of the share of output. जो ऑनर्स हैं वो रेंटल इनकम या फिर जो कह लो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ भी उन्हें नहीं देते थे, ये बहुत कम देते थे और टिलर्स को, फार्मर्स को सिर्फ इतना ही मिल पाता था कि वो अपना गुजारा कर सके। वो इसलिए वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं उठा पाते थे। स्मॉल लाइफ फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। जो लोगों के पास जो होल्डिंग्स थी, लैंड्स उनके पास होती थी, वो काफ़ी छोटी होती थी, फ्रेगमेंटेड होती थी, फैली हुई होती थी। मतलब अगर उनके पास एक लैंड है, 1 किला लैंड है, तो फिर वो भी उसे डिवाइड किया होता है, उसका कुछ पार्ट एक जगह पे, कुछ पार्ट दूसरी जगह पे, कुछ पार्ट तीसरी जगह पे है। तो उनके पास जो लैंड भी होती थी वो पीसेस में होती थी, एक पीस इधर एक पीस उधर, तो उनसे मतलब उस पर कोई अच्छे से वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे, उस पर कॉस्ट ज़्यादा लगती थी और आउटपुट जो उससे काफ़ी कम मिलता था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। तो उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था? उस टाइम पे ज़िम्मेदारी सिस्टम था, ज़िम्मेदार से इंट्रोड्यूस किए हुए थे। ज़िम्मेदार को जो सॉइल का परमानेंट ऑनर बनाया गया था, ज़िम्मेदार से गवर्नमेंट को एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे करनी होती थी लैंड रेवेन्यूज़ की, और वो किसानों से, फार्मर्स से जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट करवा सकते थे। वो लोगों को, किसानों को इतना नहीं देते थे कि मतलब कि वो अपना मुश्किल से सिर्फ गुजारा ही कर पाते थे, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था। The implication of the land revenue system was alarming for the farmers and the farming. Most importantly है कि जो भी ये land revenue system इंट्रोड्यूस किया गया था, ये उनके लिए एक खतरे की घंटी थी। It led to unlimited exploitation of tiller of the soil by ज़िम्मेदार। ज़िम्मेदार जो हैं वो किसानों को काफ़ी तंग करते थे, काफ़ी ज़्यादा उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। जो लैंड रेवेन्यू के जो रेट्स हैं वो थोड़े टाइम बाद उन्हें इंक्रीज़ कर दिया जाता था, और जो किसान हैं उन्हें धीरे धीरे वहाँ से बेदखल कर दिया जाता था, उन्हें इन्विक्ट कर दिया जाता था, उनका सारा अधिकार उनसे छीन लिया जाता था। जो किसानों का स्टेटस जो है वो टाइम टू टाइम जो है रिड्यूस होता गया, उन्हें कुछ मिलता नहीं था, मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। धीरे धीरे उनको किसानों को बेदखल करना शुरू कर दिया, तो इससे उनका स्टेटस जो है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। और जो लैंडलेस लेबर्स हैं, क्योंकि इनसे सारी ज़मीन वगैरह छीन ली जाती थी, वो सिर्फ उन्हें इतना ही मतलब वेजेस वगैरह उतने ही मिलते थे कि वो मुश्किल से अपना खाना खा सकें। सो बैकवर्डनेस जो उनकी थी, जो लेबरर्स की उनकी बैकवर्डनेस थी, उसके
उसको इम्प्रूव करने के लिए और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी स्टेप्स जो है नहीं उठाया जाता था, पर दूसरी तरफ ज़िम्मेदार जो है वो अपने लिए जो है लग्जरियस लाइफ को इन्जॉय करते थे। अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो इंक्रीज लाइविश कर ली उन्होंने, अपनी इम्प्रूव कर ली और लग्जरियस अपनी लाइफ को इन्जॉय करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स शिफ्ट ऑफ कल्टिवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कल्टिवेशन फॉर द मार्केट। धीरे धीरे क्या किया, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन कर दिया गया, उसकी तरफ फोर्स कर दिया गया कि पहले जहाँ पे लोग अपनी कंजप्शन के लिए गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, उसे कल्टीवेशन में चेंज कर दिया, मार्केट को में सेल करने के लिए उसको एग्रीकल्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव किए गए। फार्मर्स वर फोर्स टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो इन पर्टिकुलर फ्रॉम द conventional subsistence crops like rice and wheat। कह रहे कि फार्मर्स को, किसानों को उस टाइम पे इंडिगो होता है नील, जो हम कपड़ों को देते हैं, नील की कृषि की खेती करने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया गया इंस्टेड ऑफ राइस एंड व्हीट। इसका कारण क्या था कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी, क्योंकि उन्होंने कपड़ों को डाई करना होता था, ब्लीच करना होता था, और इसे प्रोड्यूस करके जो नील इंडिगो की उन्होंने क्रॉप्स प्रोड्यूस करवानी स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ, उन्होंने किस लिए किया था, ताकि ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें काम जो है वो बढ़ सके। द फार्मर्स वर आइदर ल्यूर्ड और फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। इट एक्सपोज द सब्सिस्टेंस फार्मर्स एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। फार्मर्स को फोर्स किया गया या लालच दे के या उन्हें ज़बरदस्ती जो एडवांस पेमेंट्स दी जाने लगी, ताकि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करें, इंडिगो को प्रोड्यूस करें, जिससे क्या था वो पैसे पहले ही यूज़ हो जाते थे और फार्मर्स जो हैं, जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ है उससे गुजारा नहीं कर पाते थे। वाइल अर्लियर दे वुड ग्रो ग्रेन्स फॉर देयर फैमिली कंजप्शन, नाउ दे नीड कैश टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट। पहले तो वो अपने फैमिली के गुजारे के लिए कुछ प्रोड्यूस कर लेते थे, पर जब उन्होंने इंडिगो को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो उन्हें अपने फैमिली कंजप्शन के लिए जो ग्रेन्स की ज़रूरत है, वो भी उसके लिए भी कैश की ज़रूरत पड़ने लगी। और अब कैश की ज़रूरत होती थी तो उनके पास, किसानों के पास पैसे नहीं होते थे, तो उनकी उधारी जो है, कैश जो डेटनेस है वो भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से लगातार जो है फार्मिंग जो है वो क्या हो गई, स्टेगनेट हो गई, और लोग जो है, जो किसान है वो डेट जो ऋणी हो गए, उधार उनके सिर पे बढ़ना शुरू हो गया। So these are the points। प्रोडक्शन इन डिक्रीज़ हो गई, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई, अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ हो गई, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसकी डोमिनेंस हो गई। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, लोगों के पास जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी छोटी थी और फ्रेगमेंटेड थी, बटी हुई थी। गल्फ बिटवीन द ऑनर्स ऑफ सॉइल, ये सभी पॉइंट्स हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आफ्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडस्ट्री सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उसकी कितनी की डेवलपमेंट हुई थी, अब हम उसकी स्टडी करेंगे। सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इट टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या जो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन टर्म है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं जो ब्रिटिश टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसे डिफाइन करने के लिए। ये ऐसा क्यों? बिकॉज डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑइंग डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की भेदभाव वाली पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो कि वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री थी इंडिया की, वो डिके कर गई, वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट इज़ अ ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ऑइंग द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल ना के बराबर थी, निराशाजनक थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी। फर्स्ट इज़ अ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट कैसे डिके कर गया, हैंडीक्राफ्ट कैसे ख़त्म हो गया? ये जो पिक्चर्स हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की हैं कि हाथ पहले कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल वर्क किया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिश रूल की तरफ से। जो इंडिया की एक रेपुटेशन थी, जो एक्सीलेंस थी क्वालिटी के तौर पे, ब्रिटिश रूल से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस था। पर ब्रिटिश राज के आने के बाद ये सारी जो है हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री है सारी ख़त्म हो गई। इनकी जो पॉलिसीज़ है ब्रिटिश की, इन्होंने इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और इसके मेन कारण है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट।
स्टेट की जो ब्रिटिश रूल के हैं उन्होंने इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, टैरिफ पॉलिसीज़ हैं, उसको ख़त्म कर दी, भेदभाव वाली कर दी, जिसकी वजह से जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट है वो ख़त्म हो, इंडस्ट्री जो है ख़त्म हो गई। उन्होंने क्या किया, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया से कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो टैरिफ फ्री, मतलब किसी भी तरह से ड्यूटी ना लेके, टैरिफ ना लेके उन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया ब्रिटेन में। और ब्रिटेन से जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते थे उसे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो कॉस्टली हो गए और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स है वो सस्ते हो गए। और सस्ते होने की वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो गई, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट इज़ अ डिसअपेयर ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। जो राजसी न्यायालय होते थे, क्योंकि पहले राजा होते थे, राजा जो है हाथ के इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती थी उसको यूज़ करते थे, उसे पहनते थे या उसे काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेस करते थे, उसे यूज़ किया जाता था। पर जैसे जैसे जो प्रिंसली कोर्ट्स हैं उसे ख़त्म कर दिया गया, राजाज, प्रिंसेस, एम्पायर्स को रूल को जो ख़त्म कर दिया गया, उसकी वजह से जो इनका हैंडीक्राफ्ट है उससे भी वो भी ख़त्म होना शुरू हो गया। नेक्स्ट इज़ अ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स से हाथ से बनी हुई चीज़ें थी, और इसका कंपटीशन जो है वो मशीन मेड प्रोडक्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन से मंगवाती थी, टैरिफ फ्री इम्पोर्ट करवाती थी, तो इसका जो है कंपटीशन होना शुरू हो गया। अब हैंडमेड प्रोडक्ट्स वो कॉस्टली होते थे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स सस्ते होते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है उन्हें प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लगता था, पर मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो है उनकी प्रोडक्शन भी काफ़ी जल्दी हो जाती थी, उनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती थी, जिसकी वजह से इनका जो कंपटीशन में मशीन मेड प्रोडक्ट्स वो जीत गए और हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है वो हैंडीक्राफ्ट जो है वो हार गया, और जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट डिके कर गया। नेक्स्ट इज़ अ न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। लोगों ने मशीन जो है वो डेली बेसिस पे न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती थी, न्यू पैटर्न्स प्रोड्यूस करते थे, पर हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ में न्यू पैटर्न्स जो है वो नहीं आते थे, बहुत कम उनमें चेंजेस आता था, क्योंकि उन्हें उसके लिए एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती थी। तो एक दिन में कोई एक्सपोर्ट तो होता नहीं है, जिसकी वजह से जो न्यू पैटर्न्स की डिमांड की वजह से भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फेल हो गई। नेक्स्ट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ इन इंडिया। उस टाइम पे इंडिया में रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि वो जो इंडियन प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल है उसे ब्रिटेन में भेजा जाए, और वहाँ से लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को लाया जाए, और फर्दर उसे इंडिया की जो मार्केट है जो आपस उसे सेल किया जाए, और इंडियन मार्केट में उसे बहुत तेज़ी से फैलाया गया। रेलवेज़ की हेल्प से प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजीली पहुँचाया गया, जिसकी वजह से इंडिया जो रेलवे इंट्रोडक्शन हुई थी रेलवेज़ की, उसकी वजह से भी हैंडीक्राफ्ट्स ख़त्म हो गए। नेक्स्ट इज़ ब्रीफली द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वर्टेड द इंडियन इकोनॉमी इनटू द कॉलोनियल मार्केट्स फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स इम्प्लाइंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन मार्केट। अब कैसे एक्सप्लॉयट किया गया, क्योंकि इंडिया को उन्होंने एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सिर्फ रॉ मटेरियल का सोर्स रखा, उन्होंने उसकी डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से प्रोडक्ट्स बना के जो वो इंडिया में सप्लाई करते थे। अ डेस्टिनेशन ऑफ डिमांड फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट, और इंडिया को एज अ मार्केट यूज़ किया गया जहाँ पे वो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को हाई रेट ब्रिटिश प्रोडक्ट को सेल करते थे। जो इंडियन मार्केट है उसे सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट बनाई गई कि वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स ही सेल किए जाएंगे। नेक्स्ट इज़ अ ब्लीक ग्रोथ और नॉशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री का है उसकी ग्रोथ भी वो काफ़ी ब्लीक थी, काफ़ी कम थी। अब क्या क्या उसमें ऑब्जर्वेशन में क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। सम इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश फॉर बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। कुछ एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की गई थी वो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से, जैसा कि टाटा वालों की तरफ से टाटा आयरन स्टील कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी 1907 में। शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्रीज वर इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम। ये भी इसलिए इंट्रोड्यूस की गई क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की वजह से वर्ल्ड वाइड इनकी कमी आ गई थी, इन प्रोडक्ट्स की कमी आ गई थी, और उस कमी को पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई थी। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। जो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी पार्टिसिपेशन थी वो बहुत ही कम थी। इट वॉज कन्फाइंड टू सच स्ट्रेटेजिक एरियाज
दैट इज़ लाइक रेलवे एंड मीन ऑफ कम्युनिकेशन विच आर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। उनकी जो स्टेट है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन थी वो सिर्फ रेलवे में थी या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ में थी, जिससे जो इंडियन मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स लाए जाएँ, उनकी डिमांड इंक्रीज की जाए। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में उनकी कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं थी। देयर वाज नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वर्थ द नेम। क्या है कि यहाँ पे कैपिटल गुड्स की कोई इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स जो है वो मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने में हेल्प करती, पर उस टाइम पे क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी तो उसकी वजह से भी इंडियन की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी कम थी। Briefly, industry sector on the way of independence revealed 4 core characteristics pointing the backwardness and limited growth। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है, core 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यही बताते हैं कि बैकवर्डनेस थी और लिमिटेड ग्रोथ थी। कौन से पॉइंट है जो हमें ये बताते हैं? नंबर फर्स्ट इज़ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रॉय कर दी। कैसे डिस्ट्रॉय की गई? टैरिफ पॉलिसी, जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी उसे लॉन्च करके उन्होंने धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। मॉडर्न इंडस्ट्री शॉर्ट अ ब्लिक एक्सपेंशन। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी कोई एक्सपेंशन जो ग्रोथ है वो नहीं की गई या बहुत कम की गई। इट वॉज बाय and large restricted to the expansion of railways. It helped expansion of the Indian market for the British products। क्या कि रेलवे को उस टाइम पे इंट्रोड्यूस जरूर किया गया पर उसे भी इस अकॉर्डिंग डेवलप किया गया कि वो सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लाते थे और उसे एक्सपेंड करते थे, उसकी डिमांड को इंक्रीज़ करते थे। इसके सिवाय रेलवेज़ में कोई भी डेवलपमेंट नहीं की गई। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वाज ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट। जो कैपिटल इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए मेन एलिमेंट है, वो भी ज़ीरो के बराबर थी, बहुत ही कम थी। वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री दैट इज़ हैंडीक्राफ्ट वाज डिकेइंग, मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन्ड इन द इन्फेंट स्टेज। क्योंकि जहाँ पे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, पुरानी इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो ख़त्म हो रही थी, वहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री जो है बिल्कुल ही स्टार्टिंग स्टेज पे थी, कितनी कोई डेवलपमेंट नहीं थी इसकी। This again pointed the backwardness of the Indian economy, with little or no evidence of the dynamic change। जिसकी वजह से जो इंडिया की इकॉनमी काफ़ी बैकवर्ड थी, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा था। With this, our today's lecture is completed. You have to go through it, and we will discuss if you have any problem in our next Zoom meeting that is on tomorrow. Thank you.